बहुत समय पहले की बात है। भारत के पर्वतीय अंचल में उत्तुंग शिखरों की छाया में बसा एक अत्यंत समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था, हिमवंत। हिमवंत अपनी भव्यता, कला, संस्कृति और वीर योद्धाओं के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। यहाँ की धरती सोना उगलती थी, नदियाँ रत्नों से भरी थी और प्रजा अत्यंत सुखी और संतुष्ट थी। इस राज्य के महाराज थे रणधीर, जो अपनी न्यायप्रियता, उदारता और प्रजावत्सल के लिए जाने जाते थे। महारानी हिमवंती भी उतनी ही गुणी, दयालु और धर्मपरायण थी। राज्य में सब कुछ उत्तम था, सिवाय एक बात की, उनकी इकलौती संतान राजकुमारी चित्रलेखा का अहंकार। राजकुमारी चित्रलेखा अद्वितीय सुंदरी थी। उसकी सुंदरता का वर्णन करने के लिए शब्द कम पड़ जाते थे। सुनहरे रेशम जैसे उसके बाल, नील कमल जैसे नयन, चंद्रमा सी त्वचा और गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होठ। मानव विधाता ने उसे स्वयं अपने हाथों से गढ़ा। वो न केवल रूपवती थी, बल्कि अत्यंत बुद्धिमान और कलाओं में निपुण भी थी। सितार वादन में उसका कोई सानी नहीं था। चित्रकला में वो जीवंत चित्र बना देती थी और शरत्रार्थ में बड़े बड़े पंडितों को निरुत्तर कर देती थी। अश्वरोहण और खड़ग चलाने में वो भी कई राजकुमारों को मात दे सकती थी। परंतु इन सभी गुणों के साथ उसमें एक अवगुण था जो सब पर भारी पड़ता था, उसका घमंड। उसे अपनी सुंदरता, अपनी बुद्धि, अपने कौशल और अपने राशि कुल पर इतना अभिमान था कि वो किसी को अपने समक्ष कुछ समझती ही नहीं थी। वह मानती थी कि दुनिया में उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है और नहीं हो सकता है। वह अत्यंत कठोर, रुखी और दूसरों का अपमान करने वाली थी। महल के सेवक सेविकाएं उसे थर थर कांपते थे। जरा सी भूल पर उन्हें कठोर दंड देती थी या ऐसी कड़वी बातें सुनाती कि सुनने वाले का कलेजा फट जाए। यदि कोई दासी गलती से उसके वस्त्र छू लेती तो उसे हफ्तों तक अपनी नजरों के सामने आने की आज्ञा नहीं देती। यदि कोई सेवक उसके आदेश का पालन करने में क्षण भर देर कर देता तो उसे बेतों की सजा मिलती। उसकी तीखी जुबान और तिरस्कारपूर्ण व्यवहार से सभी दुखी थे, परंतु महाराजा और महारानी के लाडली होने के कारण कोई कुछ नहीं कर पाता था। महाराज रणधीर और महारानी हिमवंती अपनी पुत्री के इस स्वभाव से अत्यंत चिंतित थे। उन्होंने कई बार उसे समझाने का प्रयास किया। महारानी उसे विनम्रता और दयालुता की कहानियां सुनाती, जबकि महाराज उसे राजधर्म और प्रजा के प्रति कर्तव्य का कठोर पाठ पढ़ाते। ये उसे बताते कि सच्चा बड़ापन गुणों में होता है, दूसरों का सम्मान करने में होता है, न कि अपने रूप पर या पद पर अहंकार करने में। पुत्री चित्रलेखा, महाराज एक दिन स्नेह से बोले, ईश्वर ने तुम्हें सब कुछ दिया है, रूप, बुद्धि, कला, इनका सदुपयोग करो। इन्हें विनम्रता का आभूषण पहनाओ। अहंकार तो इंद्र जैसे देवताओं को भी शोभा नहीं देता। चित्रलेखा ने तिरस्कार से होठ सिकुड़े। पिताजी, आप मेरी तुलना सामान्य जनों से क्यों कर रहे हैं? मुझ में जो गुण है वे सत्य है, मैं क्यों न उन पर गर्व करूं? और ये विनम्रता का ढोंग मुझसे नहीं होता। जो मेरे जोग नहीं, मैं उसका सम्मान क्यों करूं? महारानी दुखी होकर कहती, बेटी, संसार में कोई व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं होता। हर किसी में कोई न कोई गुण अवश्य होता है। हमें सबका आदर करना सीखना चाहिए। घमंड व्यक्ति को अकेला कर देता है। मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है माताजी, चित्रलेखा ने रुखेपन से उत्तर दिया। मैं स्वयं में पूर्ण हूँ और अकेलेपन, मुझे तो इन मूर्खों और साधारण लोगों की भीड़ से दूर रहना ही पसंद है। महाराज और महारानी सिर पकड़ कर रह गए। उनकी हर सीख, हर उपदेश चित्रलेखा के अहंकार की दीवार से टकरा कर चूर हो जाता था। वह किसी की सुनने को तैयार ही नहीं थी। समय बीतता गया। राजकुमारी चित्रलेखा विवाह योग्य हो गई। उसकी सुंदरता और हिमवंत की समृद्धि की चर्चा सुनकर देश विदेश से अनेक राजकुमारों और राजाओं का विवाह प्रस्ताव आने लगा। महाराज रणधीर ने सोचा कि शायद विवाह के पश्चात राजकुमारी में कुछ जिम्मेदारी का भाव आए और उसका स्वभाव बदले। उन्होंने एक भव्य स्वयंवर का आयोजन करने का निश्चय किया, जिसमें देश विदेश के योग्य राजकुमारों को आमंत्रित किया जाएगा और चित्रलेखा स्वयं अपने लिए वर चुन सकेगी। स्वयंवर की घोषणा होते ही पूरे राज्य में उत्साह की लहर दौड़ गई। महल को दुल्हन की तरह सजाया गया। दूर दूर से राजा राजकुमार अपनी पूरी सैन्य शानो शौकत के साथ हिमवंत पहुंचने लगे। सभा मंडप को फूलों और मड़ियों से
सोने चांदी सजाया गया। एक से बढ़कर एक वीर, विद्वान और रूपवान राजकुमार स्वर्ण जयित आसनों पर विराजमान थे, इस आशा में कि राजकुमार चित्रलेखा उन्हें वरमाला पहनाएगी। निश्चित दिन पर राजकुमार चित्रलेखा सभा मंडप में आई। वह उस दिन स्वर्ग की अप्सरा से भी अधिक सुंदर लग रही थी। कीमती रत्नों से जड़ा परिधान, मोतियों की मालाएं और चेहरे पर एक अद्वितीय तेज, परंतु उसकी आंखों में सुंदरता के साथ साथ अहंकार की कठोरता चमक रही थी। उसके हाथ में वरमाला थी, लेकिन उसके चेहरे के भाव ऐसे थे मानो किसी का चुनाव कर नहीं बल्कि सबका तिरस्कार करने आई हो। महाराज रणधीर ने अपनी पुत्री का परिचय सभा में करवाया और उसे अपनी पसंद का वर चुनने को कहा। चित्रलेखा धीरे धीरे राजकुमारों की पंक्ति के सामने गुजरी। हर राजकुमार आशा भरी नजरों से उसे देख रहा था, परंतु चित्रलेखा हर किसी में कोई न कोई कमी निकालकर उसका उपहास उड़ाने लगती। पहला राजकुमार जो पड़ोसी राज्य का वीर और पराक्रमी युवराज था, अत्यंत सुगठित और शरीर का स्वामी था। चित्रलेखा ने उसे देखकर नाक सिकुड़ी बोली, ये तो पूरा मल्ला योद्धा लगता है। मुझे पति चाहिए, कोई अंगरक्षक नहीं। इतना स्थूल शरीर, जैसे कोई पत्थर की चट्टान हो। राजकुमार का चेहरा अपमान से लाल हो गया। अगला राजकुमार एक अत्यंत विद्वान और कला प्रेमी था। उसके चेहरे पर सौम्यता और ज्ञान का तेज था। चित्रलेखा ने उसे देखते ही कहा, अरे यह तो कोई पोथी पंडित लगता है। दिन भर ग्रंथ पढ़ता होगा, इसके साथ तो जीवन निरस हो जाएगा। देखो तो कैसे कृष्णकाय है, जैसे हवा का झोंका उड़ा ले जाए। विधवा राजकुमार ने अपनी दृष्टि झुका ली। तीसरा राजकुमार बहुत धनी था। उसने हीरे मोतियों से जड़े वस्त्र पहने थे और उसके साथ आए सेवक सोने चांदी के थाल लिए खड़े थे। चित्रलेखा ने व्यंग से कहा, वाह, यह तो चलता फिरता कौशल है, पर मुझे ऐसा पति नहीं चाहिए जिसके पास धन के सिवा कुछ हो ना। मुख तो देखो जैसे किसी सेठ का रसगुल्ला हो। धनवान राजकुमार शर्म से पानी पानी हो गया। एक राजकुमार अत्यंत रूपवान था, सुंदरता में श्रेष्ठ, सभी युवतियों उसे देखकर मोहित हो जाती थी। चित्रलेखा ने उसे कुछ देर तक देखा, फिर बोली, हाँ सुंदर तो है, पर कुछ ज्यादा ही कोमल है। ऐसा लगता है जैसे इसे रणभूमि से ज्यादा श्रृंगार कक्ष पसंद होगा। मुझे वीरपति चाहिए, कोई सुकुमार नहीं। उस रूपवान राजकुमार का अहंकार भी चिड़ हो गया। इस प्रकार राजकुमार चित्रलेखा एक एक करके सभी राजकुमारों को उपहास उड़ाती गई। किसी की नासिका पर टिप्पणी की, किसी के केसों पर, किसी के चार पर, तो किसी की वीणा पर, किसी के बाणी पर। उसने किसी को ताल वृक्ष, किसी को वामन, किसी को काकवर्णी तो किसी को मिमियाने वाला कहकर अपमानित किया। सभा में उपस्थित सभी लोग स्तब्ध थे। राजकुमारी के चेहरे पर क्रोध और अपमान के भाव स्पष्ट दिख रहे थे। महाराज रणधीर का सिर शर्म से झुका जा रहा था। महारानी हेमंती की आंखों में आंसू थे। अंत में चित्रलेखा ने एक ऐसे राजकुमार के पास पहुंची जो अत्यंत गूढ़ी और विनम्र था। वह पास के ही एक छोटे परंतु सामंत राज्य का राजा था। उसका नाम था राजा विजेंद्र। वह बहुत प्रकर्मी और न्यायप्रिय शासक के रूप में जाना जाता था। उसका व्यक्तित्व आकर्षण था, जबकि उसकी थोड़ी सी वक्र थी, जो बालकाल में लगी एक चोट का निशान था। वह बहुत आशा से चित्रलेखा की ओर देख रहा था। चित्रलेखा ने उसे सिर से पांव तक देखा और फिर जोर से हंस पड़ी। उसकी हंसी में क्रूरता और उपहास भरा था। उसे राजा विजेंद्र की ओर इशारा करते हुए कहा, और इसे देखो, सबकी बात तो ठीक था, पर इसकी ठोड़ी तो देखो, बिल्कुल टेढ़ी, जैसे किसी कील पर ठोकी हो। इसे तो वक्रतुंड कहना चाहिए। हाँ, क्या ऐसे में वक्रतुंड राजा से विवाह करूंगी? यह अपमान असहनीय था। राजा विजेंद्र अत्यंत स्वाभिमानी था। उनका चेहरा क्रोध से तमतमा उठा, परंतु वे अपनी मर्यादा में रहे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, परंतु उनकी आंखों में राजकुमारी के लिए गहरा तिरस्कार उभर आया। अन्य सभी राजकुमार भी चित्रलेखा के इस व्यवहार से अत्यंत क्रुद्ध हो गए थे। सभा में कानाफूसी होने लगी। लोग राजकुमारी के अहंकार और अभद्रा की निंदा कर रहे थे। महाराज रणधीर सिंह के सब्र का बांध टूट चुका था। अपनी पुत्री के इस व्यवहार से वो इतना शर्मिंदा और क्रोधित हुए कि उनका चेहरा लाल हो गया। उन्होंने अपनी पुत्री को इतना समझाया था, पर सब व्यर्थ गया। आज उसे न केवल उन सभी जोग राजकुमार का अपमान किया था, बल्कि पूरे हिमवंत राज्य की प्रतिष्ठा को धूल में मिला दिया था।
क्रोध और निराशा में महाराज रणधीर अपनी जगह से उठी। उनकी आवाज में गर्जना थी, चित्रलेखा, बस बहुत हो चुका तुम्हारा अहंकार। तुमने आज मेरा सिर स्वयं से झुका दिया है। तुमने इन सभी गुणी और सम्मानित अतिथियों का घोर अपमान किया है। तुम्हें अपनी रूप और पद का इतना ही घमंड है ना? तुम्हें इनमें से कोई भी अपने योग्य नहीं लगा। चित्रलेखा ने भी से उत्तर दिया, हाँ पिताजी, इनमें से कोई भी मेरे योग्य नहीं है। मैं इनसे कहीं बेहतर हूँ। महाराज का क्रोध चरम पर पहुंच गया। उन्होंने आवेश में आकर घोषणा की, ठीक है, अगर तुम्हें इनमें से कोई पसंद नहीं है तो मैं तुम्हारा विवाह निश्चित करूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि कल प्रातः जो भी पहला व्यक्ति, चाहे वह भिक्षुक हो, गायक हो या कोई सामान्य पथिक, महल के द्वार पर आएगा, मैं तुम्हारा विवाह उसी से कर दूंगा। यही तुम्हारे इस असहनीय घमंड का दंड है। यह घोषणा सुनकर पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। महारानी हिमवंती चीख पड़ी, महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? आवेश में ऐसा अनर्थ न करे। चित्रलेखा भी स्तब्ध रह गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके पिता, जो उसे इतना प्रेम करते थे, ऐसा कठोर निर्णय ले सकते हैं। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अहंकार की जगह भय ने ले ली। पिताजी, आप ऐसा नहीं कर सकते। वह चिल्लाए, मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा। महाराज रणधीर दृढ़ता से बोले, मैंने शपथ ले ली है और अब मैं इससे पीछे नहीं हट सकता। कल प्रातः जो पहला याचक जो द्वार पर आएगा, तुम उसी की पत्नी बनोगी। जाओ यहाँ से, तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहता मैं। राजकुमारी चित्रलेखा रोती हुई और अपमानित महसूस करती हुई सभा मंडप से भाग गई। उसके पीछे पीछे महारानी भी विलाप करती हुई गई। सभा मंडप में सभा भंग हो गई। अपमानित और क्रुद्ध राजकुमार अपने अपने राज्य को लौट गए। हिमवंत और उनकी हिमानित राजकुमारी का निंदा करते हुए राजा विजेंद्र की वक्रतुंड कहा गया था। मन में गहरा दुख और राजकुमारी के प्रति एक अजीब सा भाव लेकर लौटे। उस रात महल में कोई नहीं सोया। महाराज अपने कक्ष में टहलते रहे। अपने आवेश में लिए गए निर्णय पर कुछ पछताते हुए, परंतु अपनी शपथ से बंधे हुए कारण विवश थे। महारानी रोती रही और ईश्वर से प्रार्थना करती रही कि कोई अनहोनी न हो। और राजकुमार चित्रलेखा, वो अपने भव्य कक्ष में रेशमी वस्त्र पर पड़ी सिसक रही थी। पहली बार उसे अपनी अहंकार के परिणाम का एहसास हो रहा था। उसका सारा घमंड चूर चूर हो गया था। उसे डर लग रहा था कि कल सुबह कौन उसे भाग का विधाता बनकर महल के द्वार पर खड़ा होगा। क्या सचमुच उसका विवाह किसी भिक्षु से होगा? यह सोचकर ही उसकी आत्मा कांप उठी। उसने जीवन में कभी दुख या अभाव नहीं देखा। हमेशा स्वर्ण पात्र में खाया था, रेशम और मखमल पहना था। सैकड़ों दास दासियां उसकी सेवा में रहती थी। अब उसका भविष्य अंधकार में लग रहा था, परंतु अब कुछ भी करने में कोई बहुत देर हो चुकी थी। महाराज की शपथ अटल थी। हिमवंत की अभिमानी राजकुमारी के भाग्य का फैसला कल सुबह होने वाला था। कहानी का पहला भाग समाप्त होता है।